वेट वेट। चलो, तो यहाँ से अपने पास केमिस्ट्री शुरू है। देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है क्या। तो अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, देखते चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 51। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है बताते चलना। क्वेश्चन नंबर 51, मुझे मैसेज एक बार खोल लेने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 51 नहीं है। ठीक है, तो एक करते हैं। क्वेश्चन नंबर ऐसे करेंगे, पांच पांच क्वेश्चन का मैं बोलते जाऊंगा, किसी को डाउट हो तो बताना, अपन उससे बात करेंगे। इसमें नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलो, सो नेक्स्ट 52 to 55, इसमें किसी को डाउट है? 52 to 55। साइड डिस्कशन कर दिया क्या प्रतीक सर ने? सर नीट का क्या था? अच्छा, नीट कर दिया गया सारे। यस सर। हाँ सर। मतलब उन्होंने टोटल डिस्कशन किया या फिर वैसा जो मतलब वो डिस्कस करते हैं क्लास में पढ़ाते हैं वो, या पूरा कर दिया था? नहीं सर, पूरा बता दिया था। चलो बढ़िया, ठीक है। सर ठीक है, जेई। ठीक है, ठीक है, जेई वाला कर लेते हैं। ओके, इसमें थोड़ा इंपोर्ट करना पड़ेगा, जस्ट ये है। चलो, तो दिख रहा है क्या? ठीक है। सो इस पे आते हैं, कौन से क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33। मतलब 31 to 33 में किसी को डाउट है? 31 to 33 नहीं है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं 34, 35। नहीं किसी को, ठीक है। तो 36 to 40। स्क्रीन नहीं सो रहा है? सर नहीं। क्या दिक्कत हो रहा है सर इसको? लैग हो रही है इस पे। स्क्रीन लैग हो रहा है। लैग हो रहा है, गुड इंटरनेट इवनिंग कनेक्टिविटी सर। थोड़ी दिक्कत चल रही है। गुड इवनिंग बेटा। कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन नंबर 41 तक दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 41 तक देख लो एक बार। नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन इतना आसान था क्या? सर जेई वाला पेपर आप हमें भी भेज देना। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक बार लेकिन आप ना, आपके जो ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर है ना उनसे मांग लो। ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा, मेरे भेजने से ज्यादा बेटर होगा, उनसे आप मांग लो। ठीक है। ओके।
स्पीड में सारे करा दो, आइडिया दे दे के, क्योंकि हमने नहीं देखे क्वेश्चंस। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर हम पूजा, भी कोई दिक्कत सॉल्व नहीं। कर लेंगे ना ये वाले क्वेश्चन। क्या? हम भी सॉल्व सॉल्व कर लेंगे ना बैठ के ये वाले अच्छा अच्छा क्वेश्चंस। अच्छा, ओके ओके ठीक है, बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एस ब्लॉक डिलीट कर दिया, एस ब्लॉक तो हटा दिया बिल्कुल, लेकिन जे वाले से थोड़ी हटाया है। बी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इन सबको हटाया, लेकिन अभी तक तो कोई क्लैरिटी नहीं है। एनीवेज कोई बात नहीं, हटा नहीं हटा उससे दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 44 तक में कोई दिक्कत है? सर 45 45। जस्ट एस ब्लॉक वाला ही क्या बोलता है? A neutral white sodium salt है, heating liberate B, leaving a highly alkaline residue C. The gas B is colorless, odorless, terms lime water milky. Lime water milky मतलब CO2 निकला होगा। अब तुम मुझे सोच के बताओ ऐसा कौन सा, देखो दो तो गया, NaNO3 होगा नहीं, NaCl होगा नहीं, क्योंकि इसमें CO2 निकलेगा नहीं। अब बचा तुम्हारे पास Na2HCO3 और NaHCO3। मुझे एक बात बताओ, Na2HCO3 तो प्रैक्टिकली ये कंपाउंड बन ही नहीं सकता। ये फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaCO3, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो Na2CO3 तो फॉर्मूले से गया, बचा क्या? NaCO3। डन है क्या? सर हाँ सर 42। ये इजी था। एक सेकंड रुक जाओ बेटा। हाँ बोलो। फोर्टी टू बोलता है करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ओ लेंथ का। चलो ठीक है, चेक करते हैं फटाफट से। सो अपने पास O2 की कहानी क्या होती है, जनरली हम मानते हैं, मैं एमओटी पे नहीं जा रहा, मैं जनरल लिख रहा हूं, ठीक है। ओ डबल बॉन्ड O3 है, ओ, ओ ऐसे, ओ ये भाई साहब, ये ओ भाई साहब। और अगर याद हो तो भैया यहाँ रेजोनेंस काम करता है, और रेजोनेंस की वजह से हम पार्शियल बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ बोल सकते हैं दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव। ऐसे रखना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव हटाओ, बात खत्म। इतना भी लगाओगे तो काम हो जाएगा। तो बेसिकली बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है 2। बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर है लेंथ। 2 और 2 और 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में है बॉन्ड ऑर्डर। H2O2 की कहानी क्या है, मैं इधर साइड में H2O2 बनाता हूँ, इधर HOOH सिंगल बॉन्ड होता है, बुक टाइप स्ट्रक्चर होता है, बट ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। अब ध्यान दो, बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में, और बॉन्ड ऑर्डर 1। बॉन्ड ऑर्डर के साथ अगर हम देखें तो बॉन्ड लेंथ क्या चल रहा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है बॉन्ड ऑर्डर के। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही कम। ऑब्वियस चीज नहीं है कि एक हाथ से पकड़ोगे डिस्टेंस ज्यादा होगा, दो हाथ से पकड़ोगे दो लोगों के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जितने ज्यादा बॉन्ड्स डिस्टेंस उतना कम। तो हमको दिख रहा है कि सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है HOOH का, मतलब कि अपने पास परऑक्साइड का। तो अपने पास बी गया, डी गया, या तो ए या तो सी। नेक्स्ट आते हैं, सर ए। सबसे सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसमें है? O2 में, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका लेंथ सबसे कम, इसका सबसे ज्यादा, और इस भाई साहब का बीच में, 1 से 2 के बीच में। चलेगा क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना तो बना लो लकी, कोई दिक्कत नहीं है। O3 का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में क्या होता है बेसिकली, कोऑर्डिनेट में बनाऊंगा तो O3 का तो कैसे बनेगा, O डबल बॉन्ड O ऐसे बनाओगे। फिर तुम थोड़ी देर बाद कोऑर्डिनेट को तोड़ोगे और तुम बोलोगे कि चलो कोऑर्डिनेट को बनाने से अच्छा है कि हम इसको कोवेलेंट के फॉर्म में लिख लें, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लिखोगे। फिर तुमको याद आएगा कि ये डबल बॉन्ड और माइनस कॉन्जुगेशन में तो यहाँ क्या काम करेगा, रेजोनेंस काम करेगा। रेजोनेंस काम करेगा तो फिर याद आएगा तुमको कि ये सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, डबल वाले में सिंगल कैरेक्टर, सिंगल वाले में डबल कैरेक्टर। फिर तुमको याद आएगा कि अच्छा ऐसा कहानी हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर ना ही 1 बचा ना ही 2 बचा, दोनों के बीच में आएगा। बेसिकली इस केस में तो 1.5 हो जाएगा, बट जनरली हम लिखते नहीं है 1.5। डन है क्या? कोई ऐसा इसको अभी भी दिक्कत है इसमें? नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 45 तक हो गया। 46 टू 50, क्वेश्चन नंबर 46 टू 50। 50, एक सेकंड, 46, चलो 46 पे आते हैं।
बोलता है AlCl3 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, AlF3 नहीं। क्यों नहीं AlF3? याद करो AlF3 कहानी कि AlF3 का देखो तो AlF3 का होता है एक आयनिक कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम पे होता है +3, F पे होता है -1। ठीक है, और ऐसे 3 F- होते हैं। अब देखो ऑप्शन चेक कर लो, इसमें ऑप्शन अगर कोई दिया हो तो, बाकी पहले चेक करते, रुक जाओ। तो एटॉमिक साइज ऑफ F इज स्मॉल देन Cl विच मेक्स AlF3 मोर कोवेलेंट। नहीं, गलत है, गड़बड़ है। AlCl AlCl3 is covalent compound while AlF3 is ionic compound। सही बात है। Al and AlCl3 sp3 hybridized but AlF3 and AlF नहीं, गलत है। AlCl3 exists at time और AlF3 नहीं, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। और क्या, ये तो ऐसे भी ध्यान रहता है ना कि AlF3 क्या होता है, आयनिक नेचर का होता है। याद Yes. करो फेजांस रूल, फेजांस रूल लगा सकते हो इसमें। Yes, sir. केटायन जितना छोटा, देखो ध्यान से देखो, केटायन जितना छोटा उतना ज्यादा होता है पोलराइजेशन। लेकिन केटायन AlCl3 लो या AlF3 लो, दोनों में केटायन तो सेम ही है। देखो मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, केटायन तो दोनों में सेम है, AlCl3 हो या AlF3 हो, केटायन दोनों में सेम है। लेकिन ध्यान से देखो तो ऊपर वाले के लिए ये केटायन का मान लो साइज हो गया, तो ऊपर वाले में देखो तो यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन कॉम्पेरेटिवली छोटे साइज का है, क्लोरीन बड़े साइज का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोवेलेंट नेचर होगा ज्यादा, और यहाँ पे कोवेलेंट कम। कोवेलेंट कम मतलब आयनिक यहाँ ज्यादा और यहाँ पे आयनिक कम। और इस आयनिक नेचर होने की वजह से हम कह सकते हैं कि भैया अगर आयनिक बन गया तो डायमिनाइजेशन होगा कैसे, पॉसिबल ही नहीं है ना। डेफिशिएंट, Yes, देखो sir. डेफिशिएंट, हाँ बोलो। Yes. और डेफिशिएंट के लिए क्या होता है, डेफिशिएंट के तो हम बोलते हैं कोवेलेंट बनेगा तब जाके भैया आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होता, डेफिशिएंट है। एल्यूमिनियम में तो 3 इलेक्ट्रॉन गंवा दिए ऑलरेडी, उसका बाहर का ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अंदर वाले में तो 8 है ही है, कोई दिक्कत नहीं। कोई और भी है जिसको इसमें दिक्कत है? नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 50, जस्ट मिनट। बोलता है the species which by definition have zero standard molar enthalpy of formation at 298। देखो याद करो, थर्मल में हमने एक बात बोली थी कि जो नेचुरल स्टेट में है, जो भी नेचुरल स्टेट में कोई चीज मिल रही है, उसके लिए हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 मानते हैं। तभी तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब हम लिखते थे तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस जब करना होता था तो वहां सीधे बोलते थे कि भैया प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो कोई भी चीज जो नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट करती है, उस टेम्परेचर पे, उस कंडीशन में उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। Br2 गैस 298 पे नहीं, Br2 लिक्विड होता है। Cl2 गैस, सही है, होता है, Cl2 के ही फॉर्म में होता है। H2O गैस नहीं, लिक्विड होता है। Hg सॉलिड नहीं, Hg लिक्विड होता है। Cl2 जो है वो एकदम अपने नेचुरल स्टेट में है 298 पे, तो हम कह सकते हैं इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लड्डू होगा। चलेगा? Yes. कोई और भी इसको इसमें दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 51, 52। सर 48 भी था। 47, 48, अच्छा। बोलता है B2H6 को, फ्रॉम B2H6 ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड एक्सेप्ट। कौन कौन बना सकते हैं? ये तो पी ब्लॉक में तुमको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। ऐसे कहना, NaH3BO3 बनाते हैं, NaBH4 ये भी बनाते हैं, B2CH3 6 मेरे हिसाब से ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारे पास हो ये रहा होता है कि B2CH3 तो एक्चुअली बनना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो, B2CH3 6 जो है ये बहुत मुश्किल है। रीजन क्या है कि यहाँ पे बनाना बॉन्ड आसानी से नहीं बन पाएगा, तो ये बनाना तो बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद है B2O3, तो आई गेस B2CH3 6 होना चाहिए। देख लेना एक बार, हाँ बिल्कुल, यहाँ बनाना बहुत बहुत मुश्किल है ना। बाकी रिएक्शन तुम चेक कर लो, क्या क्या चीज B2H6 से बना सकते हैं, पी ब्लॉक में रिएक्शन दिखाए गए होंगे, वहां चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, पता चल जाएगा। चलेगा क्या? आते आते आकाश आते हैं। और कोई है 50 तक में? और कोई है? सर 48 बोला था। 48, चलो 48 क्या कह रहा है? बोला 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस है, एक प्रोसेस है, PV इक्वल्स टू K कांस्टेंट, गैस एक्सपैंड करता है 2 लीटर से 8 लीटर, एंथैल्पी चेंज क्या होगा? चलिए
ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है ना शायद यही वाला क्वेश्चन क्लास में करवाया भी था, कुछ इससे मिलता जुलता। एनीवेज कोई बात नहीं, ठीक है। पीवी जो है, पीवी का प्रोडक्ट जो है ये कांस्टेंट है। बोलता है गैस एक्सपेंड कर रहा है 2 लीटर से 8 लीटर तक, इंथैल्पी चेंज क्या होगा। एक बात बताओ, पीवी होता क्या है? पीवी अगर तुम ध्यान दो, अगर मैं लिखूं इंथैल्पी के बारे में बात करूं, ठीक है, कि इंथैल्पी कहानी है कैसी, तो मैं इंथैल्पी यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एच होता क्या है? दिस इज बेसिकली पी यू प्लस पीवी, इस पूरे का डिफरेंशिएशन, यही होता है। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज नथिंग मोर देन डी यू प्लस डी पीवी होता है। हमको बोलता है कि पीवी कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट है मतलब ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, जीरो, डिफरेंशिएशन तो इसका जीरो हो गया। और अपने को बोलता है डी यू की कहानी क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहानी क्या होगी। अब जरा इसमें चेक करते हैं, अगर ध्यान से देखा जाए हमको दिख रहा है कि पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ध्यान से देखोगे तो पीवी की वैल्यू कांस्टेंट, इसका मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या हम उस पर सीधे नहीं बोल सकते कि यहाँ पे डी यू, ये जो डी यू होता है ये होता है एन सी वी डी टी, यहाँ पे डी टी भी अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो। एक और भी तरीका से बोल सकते थे, हम इसको सीधे भी ऐसे बोल सकते थे, ये होता है एन सी पी डी टी। और हमको पता है कि अगर अपने पास पीवी कांस्टेंट मतलब टी कांस्टेंट मतलब डी टी बराबर जीरो। अभी को नहीं, हाँ रखो यार इसको। चलो ठीक है, डन है क्या, किसने पूछा था? यस सर, ओके। ओके चलो, और कोई क्वेश्चन, और कोई है 50 तक में? सर 49, थोड़ा स्लाइड इस तरफ करना सर, स्लाइड इस तरफ करना, वो जो लिखा है आपने दिखाना सर। 49, ठीक है। 49 पे आते हैं, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस डिक्रीजेज इन, कौन से केस में टेम्परेचर घट रहा होता है? तो सब में देख सकते हैं, एडियाबेटिक कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में तो ना घटना, इनसफिशिएंट डेटा, नीदर ए और बी नहीं चेक कर सकते नहीं। सो किस में टेम्परेचर घट रहा है, ग्राफ याद करो, पीवी का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, वी और टी में भी एक रिलेशन हुआ करता था टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ रिलेशन था। चेक कर लो ना कि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का कैसा रिलेशन आता है। अगर इनवर्स आता होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, अगर वॉल्यूम घट रहा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मेरे हिसाब से आई गेस की एक्सपेंशन नहीं, कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन में मुझे लगता है कि टेम्परेचर घटना चाहिए। बाकी एक बार चेक करके देख लेना, हाँ सर, यही एक होगा। बार चेक कर लेना, समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला। वी और टी का रिलेशन चेक करो, इनवर्स आएगा तो एक बढ़ेगा दूसरा सर घटेगा, बात एडियाबेटिक के कम एक्सपेंशन में होगा। देख लेना होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बोलो तो मैं यहाँ पे बना दूंगी इक्वेशन, चलो छोटा इक्वेशन बनाता हूँ। किसने पूछा है क्वेश्चन? लकी, चलो लकी ठीक है, क्वेश्चन इक्वेशन बनाते हैं, चलो 2 मिनट टाइम लगेगा, बना लेते हैं। पीवी का पावर कांस्टेंट हो गया, पी की जगह पे लिख सकते हैं टी बाई वी, एन आर टी होता है, एन और आर कांस्टेंट निकाल दिया, वी का पावर गामा, यहां से हमको दिख रहा है कि वी का पावर गामा -1, और यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल टू सी। तो हमको दिख रहा है कि v का पावर गामा -1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान से देखो तो गामा 1 से बड़ा होता है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू, ये अगर पॉजिटिव वैल्यू है। अब दिख रहा है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शन है, मतलब कि अगर आपके पास कॉम्प्रेशन होगा तो टेम्परेचर आपके पास क्या हो रहा होगा, अगर कॉम्प्रेशन होगा, कॉम्प्रेशन का मतलब है वॉल्यूम घट रहा होगा। वॉल्यूम अगर आपके पास घट रहा होगा तो आप उस केस में बोल रहे होंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। आपके पास क्या बोला है, टेम्परेचर घटना चाहिए, मतलब उस केस में आपका वॉल्यूम बढ़ता होगा। सॉरी, डन है, मेहनत था थोड़ा सा, बस वही समझा दिया। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि वो रेशियो, वो रिलेशन क्या है। डन है ये, चलो ठीक है, तो 2 मिनट का काम है, डिराइव कर सकते हो। 51, 52, 51, 52, चलो
तो कहता है द एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ क्रिस्टलाइन बोरोन टू एमॉर्फस बोरोन एट 1500 डिग्री सी इज दिस वन। ठीक है, assuming weight of the boron is 10, the change in enthalpy of transition of 50 gram boron from crystalline to amorphous is x kilojoule per calorie, x kilocalorie. What is the x? कुछ ज्यादा आसान नहीं। आकाश ऑडियो ऑन करो तो। आकाश ऑडियो ऑन करो। मुझे नहीं लगता कि इसमें पेन पेपर की जरूरत है। स्टिल अगर क्या दिक्कत हो रहा है मेरे को समझ नहीं आया। हाँ दोनों है। मैं फिर पहले 51 पे आ रहा हूँ। ऑडियो ऑन करो जरा, बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि पेन की जरूरत है इसमें। समझा दूं। अच्छा एक बात बताओ आकाश, अगर मुझे दिया हुआ है कि क्रिस्टलाइन बोरोन को जो भी है एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ क्रिस्टलाइन टू एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन से एमॉर्फस बना रहे हैं 1500 डिग्री पे, 0.4 किलो कैलोरी चाहिए पर मोल। एक मोल के लिए 0.4 किलो कैलोरी चाहिए एक मोल के लिए। बोलता है कि एटॉमिक वेट जो है वो 10 ग्राम है बोरोन का। कहता है 50 ग्राम को ये ट्रांजिशन करने के लिए कितना किलो कैलोरी चाहिए। एक बात बताओ, एक मोल के लिए मतलब 10 ग्राम के लिए 0.4 चाहिए, तो 50 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना है? दो। दो वो खत्म। डन है क्या ये? अभी भी दिक्कत है? कोई और चीज को लगता है इसमें दिक्कत है? नहीं है। नेक्स्ट बोलता है इंटरनल एनर्जी चेंज। सेकंड 52 भी करें? अरे वाहियात क्वेश्चन तो पढ़ के देखो। क्वेश्चन नंबर 52 पे द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्साइट टू आर्गोनाइट इज इतना, डेल्टा यू दे दिया। कैलकुलेट 10x, x की वैल्यू बतानी, एंथैल्पी चेंज बतानी व्हेन प्रेशर इज 1 बार गिवन दैट डेंसिटी इज इतना इतना। डेल्टा यू दिया है। डेल्टा यू और डेल्टा एच का रिलेशन क्या होता है? मैं समझ गया, वो क्वेश्चन देकर डर गए हो। होता है। डेल्टा यू तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रेशर तुमको दिया है, डेल्टा वी तुमको चाहिए। अच्छा डेल्टा वी कैसे निकालोगे? 1 मोल के बारे में डिस्कशन हो रहा है, 1 मोल के बारे में डिस्कशन हो रहा है, और तुमको यहाँ पे देखो तो डेंसिटी दिया है। तुम एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे इनिशियल वॉल्यूम पता, मुझे इनिशियल डेंसिटी पता है, फाइनल डेंसिटी पता है, और मुझे मास पता है, मास कैसे पता? तो ये 1 मोल के बारे में डिस्कशन है, 1 मोल का मास मुझे पता। अब मुझे एक बात बताओ, 1 मोल का मास पता, मुझे डेंसिटी पता, तो क्या मुझे इनिशियल वॉल्यूम, मुझे फाइनल वॉल्यूम नहीं पता? और अगर दोनों पता तो क्या डेल्टा भी नहीं पता? ये बताओ मुझे जल्दी से सोच के। मुझे मास पता, 1 मोल से मास पता, मास पता है, वॉल्यूम पता है दोनों केस में, तो क्या मुझे डेल्टा भी नहीं पता? डेल्टा भी लगाओ, खत्म क्या कहानी। हो जाएगा क्या ये? डन। चलो नेक्स्ट 53 टू 55। 55। 55 53 54 में भी किसी को दिक्कत है? नहीं है। चलो 55 पे आते हैं। बोलता है कि केएसपी दिया BaOH ट्वाइस का इतना है, पीएच सॉल्यूशन का कितना होगा? बेटा केएसपी दिया है, BaOH ट्वाइस को कैसे ब्रेक करेगी? Ba+2+2OH माइनस एस, और उधर जाएगा 2s, s इंटू 2s का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 10 का पावर -7। क्या वहां से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया? OH माइनस हम पीएच नहीं निकाल लेंगे? निकल जाएगा या मैं सॉल्व करके बताऊं? ईमानदारी से बताना, नहीं होगा तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे सॉल्व करने में। निकल जाएगा। सॉल्व कर दो। कौन बोला सॉल्व कर दो? चलो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आलसी इंसान हूँ, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। मजदूरी करने से मैं भागता हूँ, लेकिन जब तुम्हें लगे कि नहीं मजदूरी कराने की जरूरत है तो तुम मुझसे करा सकते हो, दिक्कत नहीं है। चलो तो ये तुम मान लिया ये ए में से एस गया, ये बना एस, ये बना 2s, इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। चलो अपने पास कहानी हो गई s इंटू 2s का स्क्वायर इक्वल टू केएसपी की वैल्यू कितनी दी है? 5 इंटू 10 का पावर -7।
5 इंटू 10 का पावर -7। ठीक है, अपने पास यहां से आ गया, ये कितना आ गया 2s², तो ये s³ आ गया 4s³ इक्वल्स टू 5 इंटू 10 का पावर -7। तो s³ बराबर हो गया 5/4, दैट इज 1.25 इंटू 10 का पावर -7। अब मुझे एक बात बताए, s³ की वैल्यू पता है क्या? s³ की वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू नहीं पता, और इसकी वैल्यू पता अगर चल जाए तो क्या अपन पीओएच नहीं निकाल लेंगे, और पीओएच निकाल लेंगे तो पीएच नहीं निकाल लेंगे? जल्दी से बताओ मुझे, हो जाएगा? अगर ये नहीं निकालना चाहते तो तुम ऐसे कर सकते हो, s³ से हमें पता चल गया OH माइनस। देखो ये क्या पता अपने को 2s, जो भी s³ आएगा यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये आ गया OH माइनस या कॉन्सेंट्रेशन। OH माइनस पता तो H+ पता, H+ पता तो pH पता। डन है क्या? किया एकदम एंड तक सॉल्व कर दूं? जल्दी बताओ, Got it, sir. हो जाएगा सॉल्व? तो दे देते 105 की जगह। किसने 105 की जगह? सर 53 वाले की बात कर। अच्छा 53 वाले के। डेल्टा G0 दिया हुआ है, के इक्विलिब्रियम पूछा है, या तो सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो ना, RT-ln-K वाला फॉर्मूला सीधा हो जाएगा ना ये सॉल्व। डेल्टा G0 का किसने पूछा है क्वेश्चन? पूछा, मुझे एक मिनट, मुझे ऐसे नहीं दिखता, मुझे पता नहीं चलता। हाँ बेटा, किसने पूछा क्वेश्चन? एक बार फिर से बोलना। सर लॉ की वैल्यू नहीं पता है ना, वो लोग कह रही हैं। यस सर, LN105। अच्छा LN105 आ रहा है क्या? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इक्विलिब्रियम वाला 105। तो मैं समझा, तुम इसको ये दिक्कत तो है, समझ गया मैं तुम्हारा दुख। इसको LN1, देखो LN105 को तो तुम नहीं तोड़ सकते, लॉग को तोड़ सकते हो। लॉग को तुम एक काम करो, देना चाहिए था, जुल्म तो है, देना चाहिए था। ठीक है, मतलब 100 तो कर सकते थे, 105 का उसी का अंदाजा में लेना पड़ेगा तुमको, और कुछ कर नहीं सकते। या और कुछ अगर इसमें तुम चाहो 95/7 ऐसे कर सकते हो। देखो एक आइडिया बताता हूँ, 5 × 3 × 7, लेकिन उसमें और दिक्कत आएगी क्योंकि अप्रोक्सीमेशन ही हम लेते हैं। 100 ले लो, ठीक है, कोई दूसरा उपाय है नहीं, 100 ले लो। 100 से थोड़ा ज्यादा वैल्यू निकाल लेना, और क्या करोगे? लॉग 100 ले लेना, 2 पॉइंट समथिंग के रेंज में ले लेना, और क्या करोगे? 2.1 के 2.1 2.2 मान लेना लॉग लेके। कोई उपाय है नहीं, 2.7 एग्जैक्ट होता है क्या? देख लो एक बार। बाकी अब ऐसे क्वेश्चन का कोई उपाय नहीं है, देना चाहिए, बट अब नहीं दिया तो क्या करोगे? अब ठीक है, क्वेश्चन ही ऐसा होगा। कुछ तो रहते हैं ना ऐसे जो, ठीक है चलो डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जेई में तो जेई में देंगे, बिल्कुल बिल्कुल जेई में देते हैं, वो ऐसे काम नहीं करते एक्चुअली। क्या है, ये क्वेश्चन जहां का भी होगा ना, वहां पे क्या होगा कि एक टेबल पहले से दी हुई होगी कि लॉग की ये वैल्यूज होती है, ठीक है। अब वो टेबल तो ऑब्वियसली नहीं दे पाए होंगे, तो ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, चलता है, एक आध क्वेश्चन चलते हैं ऐसे अप्रोक्सीमेशन लेके। दिक्कत बस इस क्वेश्चन में एक ही है ना, कि ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन वाला होता तो चल जाता, बट ये ऑप्शन वाला नहीं है, तो थोड़ा इसे तकलीफ ज्यादा है। ठीक है, होगा। और कोई है क्वेश्चन नंबर 56 तक? 55 तक कोई बात क्या, 56 एलएन नहीं, लॉग में कन्वर्ट करके किया करो, एलएन की जरूरत नहीं है। 56 टू 58 नहीं है। 58 बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है, चलो ठीक है। बोलता है एक एलिमेंट है, कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, एनर्जी रिलीज करता है 30.87 एक्स से 2 इलेक्ट्रॉन लेने पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी दिया। बोलता है इस एनर्जी को यूज किया गया डिसोसिएट करने में 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को इक्वली इनटू H+ एंड H-। एक्चुअली H, अच्छा नहीं,
H plus plus H excited, ठीक है, where H star is the excited state of H atom where the electron travels in an orbit whose circumference is equals to 4 times the de Broglie wavelength, ठीक है। de Broglie wavelength का उसका circumference de Broglie के 4 गुना है, मतलब ऑर्बिट नंबर 4 है। ये समझ में आ गया? हम लिखते हैं ना 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लेमडा, तो एन यहाँ पे क्या है 4 है, मतलब ऑर्बिट नंबर 4 में गया। चलो ये क्लियर है। बोलता है देन द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड गिवन दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 इज 4.526 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल। ये शानदार क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, काफी लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो किसने पूछा है क्वेश्चन, एक बार थोड़ा सा अरे ऑडियो पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ सर। चलिए ठीक है, तो कौन है एक मिनट मुझे देख लेने दो ताकि मैं नाम बोल पाऊँ। कौन है, एक बार फिर से बोलो। मुझे नाम देख लेने दो तब तो मैं बोल पाऊंगा, ये नाम बता दो कौन बोल रहा है। मिस्टर एक्स बोलना पड़ेगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। सर मुस्कान बोली होगी। तुम चाहते हो तुमको एक्स, वो जो लड़का था मैं उसको बोल रहा था बेटा तुम क्या चाहते हो, एक्स बोलो अच्छा नहीं लगता बोलने में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो चलो मिस्टर एक्स के लिए ये है, दुख हुआ बोलते हो पर फिर भी बोल लेता हूँ। चलो ठीक है, तो कहता है कि एक एटम है, ठीक है, तो इसको साइड में लेकर आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लेता है, x -2 बनता है, 30.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम रिलीज होता है ये, ठीक है, मतलब एक x -2 बनेगा तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि जो यहाँ रिलीज हुआ वो डिसोसिएट कर रहा है 4 ग्राम हाइड्रोजन को। अब चलो यहाँ H2 डिसोसिएट हुआ है तो ये बन रहा है एक तरफ H प्लस, साथ में H प्लस बना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन भी निकला होगा और साथ में एक बन गया H स्टार। तो बेसिकली इसकी एनर्जी दो जगह इस्तेमाल होने वाली है, एक तो H प्लस को बनाने में और एक स्टार को बनाने में। चलो H प्लस को बनाने में कितनी एनर्जी लगी होगी, तो यहाँ बोलता है कि इसका जो H का आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, एक एटम के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये तो समझ में आ गया कि इस H प्लस भाई साहब को बनाने में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगना है, ठीक है। साथ में कहता है कि ये जो H स्टार बना है, ये H स्टार की कहानी क्या है, तो कह रहा है कि इसका जो, देखो ध्यान दो, H स्टार इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ H एटम हु वेयर the electron travels in an orbit whose circumference is equal to 4 times the de Broglie wavelength। इसका जो हाइड्रोजन एटम का जो de Broglie wavelength है उसका 4 गुना उसका सर्कमफेरेंस है। 4 गुना का मतलब क्या होगा, तो अगर याद करो तो हम पढ़ते थे 2 पाई r इक्वल्स टू n लेमडा। ये भी कैसे आता था, अगर याद हो आपको कहानी, तो हम ऐसे लिखते थे mvr इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई, और हम इसको क्या करते थे, हम बोलते थे अच्छा इस 2 पाई को इधर r से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया सर्कमफेरेंस, और इस mv को इसके नीचे लेके आ जाओगे तो h अपॉन mv इज लेमडा। तो अपने पास ये कहानी बन जाती थी कुछ इस तरीके से, 2 पाई r इक्वल्स टू n h अपॉन mv, और h अपॉन mv क्या होता है अपने पास de Broglie वेवलेंथ n लेमडा, तो बेसिकली n लेमडा। कहता है कि ये सर्कमफेरेंस जो है ये वेवलेंथ का 4 गुना है। तो 4 गुना का मतलब क्या हुआ, 4 गुना का मतलब हुआ कि यहाँ n की वैल्यू 4, मतलब ऑर्बिट नंबर 4। तो हम ये तो समझ गए ऑर्बिट नंबर 4। अब एक बात बताओ कि ऑर्बिट नंबर 1 से ऑर्बिट नंबर 4 भेजने में कितना एनर्जी लगेगा, हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कितना लगा होगा, 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने को ये पता चल गया कि यहाँ पे H स्टार बनाने में कितना लगा। अब हमें दो चीजें पता है कि H प्लस बनाने में इतना लगा, H स्टार बनाने में इतना लगा, तो टोटल एक H2 से हमें तोड़ के ये चीजें बनाने में टोटल एनर्जी कितना लगना है, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना एनर्जी लगना है। अब आगे क्या कहता है, कहता है then the least number of x moles of x, बोलता है x के कितने मोल्स चाहिए, that would be required, बोलता है ये काम करने के लिए। अब ये कितने H2 के मॉलिक्यूल चाहिए, तो 4 ग्राम H2 दिया हुआ था, 4 ग्राम H2 का मतलब ये कितने मोल्स है भैया, 2 मोल। अच्छा
एक मॉलिक्यूल की कहानी पता है कि एक मॉलिक्यूल में ये प्लस ये एनर्जी चाहिए, तो 2 मोल में कितनी चाहिए होगी? 2 मोल में चाहिए होगी 13.6 प्लस ये वाली कहानी 13.6 इंटू 16 15, तो ये हो गया तुम्हारे पास 15/16। ये एक मॉलिक्यूल के लिए चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई Na, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए जब हमको 1 मोल H2 को ब्रेक करना है। ठीक है, 1 मोल के लिए चाहिए। और एक जो अपने पास X है वो कितना अपने को एनर्जी देता है? 30.87 डिवाइडेड बाई 30.87। ये जैसे करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको X के कितने एटम चाहिए। X के कितने एटम चाहिए हमको पता चल गया। और आंसर अगर पूछा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए X के, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स पता, फिर उसको Na से डिवाइड कर लोगे तो क्या हमें नहीं पता चल जाएगा कितने मोल चाहिए? अपने पास इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। डन है क्या? जिसने भी पूछा ये डन है या अभी भी कुछ समझना है इसमें? कुछ ऐसा बोल दिया क्या, जादू वादू हो गया क्या? लेंदी है बट ठीक है, समझ में आ गया ना क्या है? जिसने भी पूछा था ठीक है, लेंदी है, अग्री, मैं मना नहीं कर रहा, बट डन है ना, सॉल्व तो हो गया ना। सॉल्व करना इसका मजदूरी है और क्या, और मजदूरी में जो आंसर आ जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 60। 59, अच्छा 59 छोड़ दिया था क्या? ठीक है, तो बोलता है द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड, मतलब 2 नंबर ऑर्बिट में absorbs a photon and is further excited to N2। ठीक है, the de Broglie wavelength of the electron in this excited state is 1340। बोलता है बताइए N2 की वैल्यू क्या होगी। बेटा एक बात बताओ, डी ब्रोगली वेवलेंथ पता हमको, सेम यही वाला भी कहानी लगाते हैं इसमें, कहाँ गया? कहीं तो डेरिवेशन लिखा था, मिटा दिया क्या उसने? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, अपने को यहाँ डी ब्रोगली वेवलेंथ पता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर क्या होता है? H/mv। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या हमको यहाँ पे लैम्डा पता, हमको इलेक्ट्रॉन का मास पता, क्या हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं बता लेंगे? और क्या हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता है तो क्या हम ऑर्बिट नंबर नहीं बता लेंगे? क्योंकि हमको पता है ऑर्बिट और वेलोसिटी का रिलेशन पता है। 2.16 10 का पावर 7 लगा, 10 का पावर 6 लगा लेंगे। 2.16 इंटू 10 का पावर 6 इंटू Z/N। तो वेलोसिटी पता, वेलोसिटी में ये फॉर्मूला लगाएंगे, जेड की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी, कौन सा ऑर्बिट में ये वेवलेंथ होगा। ऑर्बिट पता चल गया तो काम नहीं बन गया। किसने क्वेश्चन पूछा था? जोया हो जाएगा क्या? यस सर। चल ठीक है, बढ़िया। देख लो एक बार, और कोई क्वेश्चन रह गया और डिस्कस करना तो बता दो। कोई क्वेश्चन रह गया तो 1 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला? 57। बोलता है लोएस्ट एनर्जी ऑफ एक्सरे जो है, if the lowest energy X-ray lambda दे दिया है, assuming that the electrons in the other cell exerts no influence at what Z,
minimum would a transition from the secondary level to the first result in the emission of X-ray. चलो ठीक है, तो कहता है अपने पास एक एक्सरे है, ठीक है, उसका वेवलेंथ तुमको दे दिया है, बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी अदर सेल में, नहीं पता किस सेल में क्या है कहानी इसके बारे में नहीं पता, बोलता है कि बताइए एट व्हाट जेड, मतलब आपके पास एटॉमिक नंबर बताना है कि कौन सा एटॉमिक नंबर रहे ताकि सेकेंडरी लेवल से फर्स्ट लेवल में, फ्रॉम द सेकेंडरी लेवल टू द फर्स्ट, सेकेंडरी टू फर्स्ट कुछ नहीं है। देखो तुम्हारे पास लैम्डा की वैल्यू दे दी है, लैम्डा का वैल्यू पता मतलब तुमको एनर्जी ऑफ फोटोन पता, एनर्जी ऑफ फोटोन को तुमको इक्वेट किसके साथ करना है, गैप के साथ, गैप के साथ कैसे इक्वेट करोगे, तो z इंटू 13.6 इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, उल्टा लिख लिया। चलो अब तुमसे यही जेड पूछा है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, फोटोन की एनर्जी पता है, एसी बाई लैम्डा लगाओ 0.6, n2 और n1, n2 आपके पास क्या है, कौन सा ऑर्बिट है, सेकंड, n1 क्या आपके पास फर्स्ट, तो बोलता है सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट जब आ रहा है इलेक्ट्रॉन, फोटोन की एनर्जी पता है, तो बताइए कि उस केस में उस एटम का एटॉमिक नंबर कितना रहा होगा। हो जाएगा, किसने पूछा है क्वेश्चन, तो भाई किसने पूछा, तो हो जाएगा लकी। अब मजदूरी है, मजदूरी तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डन है, चलो ठीक है। बायो वाले में कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है क्या, कोई ऐसा है जिसको लगता है बायो में से कोई क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत है, देख लो सोच लो, कोई डिस्कस करना तो मेरे को बता दो। अब बेटा कुछ तो मजदूरी करना पड़ता है, क्या करेगी, एग्जाम निकालना तो मजदूरी तो करना पड़ेगा। कोई ऐसा इसको बायो वाले में किसी क्वेश्चन के डिस्कशन की जरूरत है, जल्दी देखो फटाफट से बताओ। सर आप बायो में बताओगे? बायो वाले की केमिस्ट्री, बायो ना बता रहा मैं, बायो का बी भी आज नहीं सर आता मैं देखो, कह रही बायो गलती से का फिजिक्स, गलती से फिजिक्स होता तो थोड़ा ट्राई भी कर सकते थे, फिजिक्स हो सकता था, बायो कतई नहीं, बायो से दूर दूर तक ले आने नहीं है हमारा, बायो से मेरा मोह माया उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन नाजा नाजा हम लोग को बताया गया था, बोले बस आजा आजा को नाजा नाजा जो करते रहते हैं, आ गया तो जिंदगी में कलेश कर देगा। चलो ठीक है, एनीवेज और कोई क्वेश्चन है तो जल्दी देखो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे, 10 मिनट टाइम बचा हुआ है। फिजिक्स से भी कराऊं यार, फिजिक्स मुझे किए ना, मुझे खुद किए बहुत जमाना होगा, चलो ठीक है, बहुत किसी जमाने में मैंने फिजिक्स पढ़ा यार, फिजिक्स पढ़ना छोड़ दिया मैंने, फिर भी अगर मैथ्स बिल्कुल ना, फिजिक्स का कुछ है तो चलो ठीक है, लेट्स ट्राई, थोड़ा सोच सकते हैं उसके बारे में। किसके जेई वाले हैं, क्या हार्ड, नहीं मैथ्स तो मेरे को दूर दूर तक सबसे वाहियात सब्जेक्ट लगता है, मतलब पढ़ा हुआ सब्जेक्ट में वाहियात है मैथ्स, सॉरी टू से, फिजिक्स हार्ड आया था, अरे ये सब आपकी टांग खींच रहे हैं। ना ना बिल्कुल बायो ना। ये बताओ फिजिक्स में कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या, फिजिक्स टफ था क्या काफी, वो देखते हैं। यस सर। कौन सा जेई वाला कि नीट वाला, किसका टफ था, जी। जेई वालों के, चलो ठीक है देखते हैं कौन सा, मुझे आती नहीं है फिजिक्स, लेट्स ट्राई, हम लोग मिलकर सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, चलो सो बोलो कौन से क्वेश्चन, बोलो जेई वाला जल्दी फटाफट से, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ओ भाई साहब 2 में ही दुख है, चलो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन टाइम ग्राफ डिनोट्स द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ तुम्हारे पास, पहले तो dx बाई dt करो, वेलोसिटी आ जाएगा, उसके बाद फिर से dx बाई dt करो, मतलब डबल तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन करोगे, पहले dx बाई dt करो, वेलोसिटी आया, बोलता है कि डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हारे पास d2x बाई dt जो है ये पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, d2x बाई dt कौन से केस में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो देखो दो केस तो ऐसे गया, अगर तुम ध्यान दोगे दो केस तो गया, इसमें d2x बाई dt करोगे जीरो आ जाएगा, इसमें भी d2x बाई dt करोगे जीरो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का पहला डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएट, दूसरे डिफरेंशिएशन में तो गए हो,
इसमें ध्यान देते हैं, देखो ये दो केस अपने पास, जो अपने पास बी वाला केस है जिसमें अपने पास ऊपर कहानी जा रही है, ठीक है, दो ही केस ऐसे इसमें सोच सकते हो। चलो इसमें सोचना शुरू करते हो, इसमें सोचना शुरू करते हैं। यहां ध्यान दो, बी वाले में पहला स्लोप इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, देखो लॉजिक देखो। तो अगर मैं हर जगह स्लोप बनाते जा रहा हूं टाइम बीतने के साथ में, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि टाइम के साथ स्लोप की वैल्यू बड़ी हो रही है। मतलब स्लोप तो अपने पास क्या हो रहा है, बेसिकली हम बोल सकते हैं, लॉजिक जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि डीवी जो है, चेंज इन वेलोसिटी, ये टाइम के साथ क्या है, डीवी कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब आपके पास क्या हो रहा है, देखो एक तो पहले ऐसे आगे बढ़े जा रहा है, तो हमारे पास आगे कहानी हो रहा है, और वेलोसिटी भी कैसे हो रहा है, पहले अपने पास क्या था, छोटी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर वैल्यू वैल्यू, फिर वैल्यू, फिर बड़ी। तो अगर डीवी आपके पास पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे आपके पास जो एक्सेलरेशन रहा होगा कैसा रहा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहा होगा। डन है? और क्या समझ आया क्या मैंने क्या बोला? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, और क्या। चलो नेक्स्ट। मुझे देख के अच्छा लगा, मैंने सॉल्व किया फिजिक्स के क्वेश्चन, कल से तो थोड़ा याद है। क्वेश्चन नंबर 28। ऐसा कौन सा एक ही बार 20, कुछ भारी सा क्वेश्चन है क्या ये? चलो ठीक है, देखते हैं। नो सर। रोटेशन वगैरह हो गया क्या तुम्हारा? हाँ सर, रोटेशन। तो एक्चुअली क्या है ना, मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ क्योंकि अब 10 मिनट बचा हुआ, मैं चाह नहीं रहा कि बेकार का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊँ। थोड़ा सा ऐसे कर ले भाई, अब चल जाए भाई, तुमको क्या हो गया। सर आप क्वेश्चन ही करा दो ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो आपने दिए थे क्लास के सॉल्व करने के लिए। यस सर। बेटर आइडिया। चलो चलो, एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ इसका, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा दूंगा, ठीक है। सो अपने पास कहानी है, बोलता है कि गिवन ब्लॉक है, सारे सरफेस स्मूथ हैं, सिस्टम रिलीज किया रेस्ट से, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम बताना इन 1 kg, और विच 1 kg ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज। ठीक है, चलो मेरे को याद नहीं है फिर भी चलो। तो इस भाई साहब का बनाते हैं अपन एफबीडी, ठीक है। तो इस भाई साहब के एफबीडी पे कहानी क्या है, इधर गया नॉर्मल, इधर गया ग्रेविटी, और अपने पास टेंशन इसमें कहाँ लगा हुआ है, ऑल सरफेस स्मूथ है, सिस्टम रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, फाइंड द वैल्यू। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ या गलत समझ रहा हूँ ऐसा? अगर सरफेस स्मूथ दिया मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो बिना टेंशन के कैसे ये रुका रहेगा यहाँ पे? नहीं हो सकता है मैं भूल गया हूँ, कुछ गलत सोच रहा हूँ, मुझे बता दो। एमजी के कंपोनेंट ब्रेक कर लो, चलो ठीक है मैं ब्रेक कर लेता हूँ। एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हारे पास, देखो फिलहाल तो दो ही फोर्सेस लग रही हैं जो मुझे दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है और अपने पास ग्रेविटी दिख रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे तो सीधा सीधा जो मुझे दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं, इस पे कंपोनेंट को ब्रेक करूं मैं, तो मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि इस ग्रेविटी की वजह से इसके पास तो एक्सेलरेशन आना चाहिए इस साइड में। एज को मूव, अच्छा वेज को मूव कराया क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इतना, फॉर विच 1 kg ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज, इन द गिवन फिगर ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हैं। सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है। किसने किया इस क्वेश्चन को सॉल्व? नहीं डाउट सर। तो मेरा है पर पता नहीं सॉल्व किसने करा है। किसने सॉल्व किया? नहीं मतलब किसने, जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है किसने सॉल्व किया।
मतलब मैं शायद भूल गया हूँ, ऐसे ही बस बकवास कर रहा हूँ थोड़ा सा। अरे केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो छोड़ो, हटाओ यार, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इधर यहाँ पे या तो, मतलब मेरा अपना ओपिनियन, मैं गलत होऊंगा अगर पूछना, जावेद सर से पूछना, या तो यहाँ पे ऐसा है कि या तो यहाँ पे अपने पास टेंशन है, और अगर टेंशन नहीं है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मेरा अंदाजा वो ये है कि, क्योंकि देखो नीचे में ये फ्रिक्शन दिया हुआ ना, ऑल सरफेस स्मूथ है। क्या यार, ये तो अलग ही कहानी लग रही है। छोड़ो, लिव इट, फालतू का दिमाग लगाना इस पे, कोई ना, ठीक है। वैसे एक पॉसिबिलिटी, चलो छोटा, जो क्वेश्चंस मैंने दिया था वो मैं एक बार खोलता हूँ। उस क्वेश्चन में किसी में डाउट है तो पूछ लो, टाइम नहीं है जो, तो 2 मिनट बचा ही हुआ है, ओके बट सर। जो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चंस दिए थे, कहाँ है? इलेक्ट्रो के क्वेश्चंस ये करा दिया था मैंने, दिया था। हाँ, ये क्वेश्चंस दिए थे। इन क्वेश्चंस में किसी में डाउट है क्या? सॉल्व किया गया घर पे? देख लो एक बार, डाउट है तो पूछते जाओ। पहले इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? देखो एक बार, जितने उस दिन क्वेश्चन दिए थे ना, 20 क्वेश्चन के लगभग दिया था। इन क्वेश्चन में किसी में डाउट है तो पूछो। 16-17 क्वेश्चन दिए थे, इनमें से किसी में डाउट है? नहीं है? देखो लास्ट टॉपिक अपने पास बचा हुआ है, दैट इज वही लास्ट वाली कहानी है अपने पास, कंडक्टिविटी वाली, क्वेश्चन नंबर 13। चलो ठीक है। तो बोलता है E1 E2 E3 ईएमएफ है गैल्वेनिक सेल्स का, बताइए ट्रू किसके लिए होगा? ठीक है, एक बात ध्यान दो बेटा, अपने को यहाँ दिख रहा है कि देखो सारे केस में ध्यान दोगे ना तो ई नोट सारे केस में सेम है। ई नोट सारे केस में सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ बराबर क्या होगा, चूंकि ई नोट माइनस 0.06, चूंकि कॉपर और जिंक की कहानी है, 2 ले लेते हैं लॉग ब्रैकेट के अंदर। रिएक्शन याद करो तो ये ऐसे होती है, Cu+2। देखो ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अपने पास रिएक्शन बेसिकली ऐसी है कि मैं सीधे आयंस में लिखूं तो Cu+2 है इधर में, इधर जाके Cu, इधर में अपने पास है Zn, इधर में जाके बन रहा है Zn+2, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि प्रोडक्ट में आएगा Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट में Cu+2 का, ठीक है। तो ये अपने पास कहानी हो गई Zn+2 डिवाइड बाई Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब हमको क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है कि सारे केस में ई नॉट तो सेम है, तो ई की वैल्यू ज्यादा कब होगी? ई की वैल्यू ज्यादा तब होगी जो, चूंकि ये माइनस लगा है, तो उस केस में इसकी वैल्यू कम हो, मतलब Zn+2 अपॉन कॉपर का Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो। ये कॉन्सेंट्रेशन कम जब होगा, ये जो वैल्यू कम कब होगी, तो जब Zn+2 कम हो और Cu+2 ज्यादा हो। तो बेसिकली इस रेशियो को चेक करो, जिस केस में ये रेशियो सबसे कम आएगा उस केस में ये माइनस कम होगा, मतलब उस केस में अपने पास ई की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। तो Zn+2 अपॉन Cu+2 का रेशियो चेक करो, सबसे कम उस केस में ई की वैल्यू सबसे ज्यादा। डन है क्या? ऑर्डर लगा लोगे? किसने पूछा क्वेश्चन? जोया हो जाएगा? यस सर। ठीक है, और किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है? नहीं है? चलिए ठीक है, ठीक है। तो अभी सभा यही विराम रहा था, ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल रोहित, ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर ने ऑर्गेनिक कुछ पढ़ाया क्या? कहाँ चल रहा है अभी, मतलब सर क्या नो क्या चल रहा है? सर। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन चल। कोऑर्डिनेशन चल रहा है, बड़ी समस्या है ये तो। चलो ठीक है, कोई बात, ठीक है। अगले क्लास में फिर कहानी, पहले इसको खत्म करते हैं, फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट किया जाएगा। चलो ठीक है, फिर आज की सभा यही विराम लगाते हैं। सर आप ट्वेल्थ की पढ़ाओगे ना ऑर्गेनिक? हाँ मैं पढ़ाऊंगा, सर 2 टॉपिक पढ़ाएंगे, जीओसी पढ़ाएंगे सर, और आपको हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाएंगे। जो 11th वाली ऑर्गेनिक वो सर पढ़ाएंगे, 12th वाली मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके जीओसी में ट्राई करना कि मैक्सिमम चीजें वहां पे कवर अप कर लेने के लिए, जितने एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ होते हैं,
लगभग पूरा नोमेनक्लेचर, आइसोमरीज में पूरा ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल सारा, क्योंकि जितना वहां कवर कर लोगे उसके बाद उतनी सुविधा रहेगी, वहां नहीं होगा तो बहुत समस्याएं फिर बढ़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ट्राई कीजिए कि वहां आप कवर कर लें। ठीक है, हाँ, चलो ठीक है, बाय बाय। बाय। सर सेल्फ रीडिंग करनी जरूरी है जीओसी की? बिल्कुल बिल्कुल जो यार, मतलब बेटा सेल्फ रीडिंग देखो, अब तो मान लो कि अपन अगर सर स्टार्ट नहीं करते सर जियो से, प्ले हम की ऑर्गेनिक क्लास से स्टार्ट करेंगे। पहले। बहुत जरूरी है सेल्फ रीडिंग, तो जीओसी क्या, मैं तो सबको बोलता हूँ, सारे सब्जेक्ट और सारे टॉपिक्स की सेल्फ रीडिंग जरूरी होती है। वो मतलब उससे आगे तुम किसी से नहीं सीख सकते, कोई टीचर कोई भी इंसान उतना नहीं सिखा सकता जितना तुम खुद से पढ़ के सीख सकते हो, और याद रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट। चलो एनीवेज ठीक है, अब अगली क्लास में मिलेंगे तो बात करें, बाय बाय। सर नोट्स। सर ने लेफ्ट कर दिया, बाय बाय। हेलो।